हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज 23 अक्टूबर 2020। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के आइडिया पेज और एडिटोरियल पेज से कौन सा आर्टिकल्स आज अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले द रोंग डोज। अभी जो बिहार में इलेक्शन के लिए कैंपेन चल रहे हैं उसमें बीजेपी ने अनाउंसमेंट किया है कि कोविड-19 वैक्सीन बिहार के लोगों को फ्री में दिया जाएगा। तो इस आर्टिकल में कुछ कंसर्न्स शो किए जा रहे हैं कि अभी पहले किस तरीके के स्टेटमेंट आए थे यूनियन जो हेल्थ मिनिस्टर हैं हर्षवर्धन सिंह के द्वारा, और अभी किस तरीके के स्टेटमेंट फाइनेंस मिनिस्टर ने दिए हैं। ठीक है, तो उनमें क्या कॉन्ट्रडिक्शन है, क्या इस यहाँ पर इशू है इस पूरे स्टेटमेंट में। मतलब पॉलिटिक्स है थोड़ी, बट काम की चीज़ है, वो एक्सट्रैक्ट करेंगे इस आर्टिकल से। ये आर्टिकल है दैट इज़ पुशिंग द बाउंड्री। जो मेन जो हेड पोप है ना इटली में कैथोलिक चर्च में, पोप फ्रांसिस, उन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट की है कि जो होमोसेक्सुअलिटी बेस्ड जो भी मैरिजेज हैं, जैसे गेज हैं, लड़का लड़के से शादी करे, तो बोलो उसको लीगैलिटी तो मिल ही गई है, तो उसको कल्चरली भी एक्सेप्ट करना चाहिए। तो इन्होंने अपनी बाउंड्री को पुश किया है और एक्सपेंड किया है। ऐसा ऑलरेडी अर्जेंटीना में भी एक चर्च में हो चुका है। ठीक है, इंडिया में क्या स्टैंड है वो जानने की कोशिश करेंगे अपन। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट, पॉलिटिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इसमें इश्यूज तो देखो इकोनॉमिक्स के लिए रखे हैं, बट इन्होंने सारा पॉलिटिक्स से एसोसिएट कर दिया। तो ये आर्टिकल पूरा एज इट इज़ तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इसमें कौन कौन से रिफॉर्म्स लेकर के गवर्नमेंट आई है जिन पे कंट्रोवर्सीज जनरेट हुई है। बट अभी भी जो करंट गवर्नमेंट है उसके ऊपर सवाल इतने ज़्यादा उठाए नहीं जा रहे हैं। तो जानेंगे क्या इश्यूज़ हैं, कौन कौन से रिफॉर्म्स हैं जिनकी ये बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये आर्टिकल जो है नॉट मेयर प्लॉट नंबर, यहाँ पर जो अभी आपको पता है सेंट्रल विस्टा की बात हो रही है कि हाँ पार्लियामेंट का जो है नई बिल्डिंग बनाई जा रही है, तो कुछ और बिल्डिंग्स भी हैं वो भी कहीं ना कहीं जो सेंट्रल विस्टा से एक जगह शिफ्ट किया जा रहा है। तो राइटर बोल रहे हैं जो इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स जो है और नेशनल म्यूजियम है, ये दो बिल्डिंग्स हैं, ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर के जो फील्ड के लोग हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इनको यहाँ से अगर शिफ्ट कर रहे हो तो ऐसे एरिया में लेके जाओ ना जहाँ पर पब्लिक का इंटरेक्शन ज़्यादा हो, ना कि सिक्योर्ड एरियाज़ में। ठीक है, क्योंकि आर्ट इज़ ऑल अबाउट इंटरेक्शन। तो यहाँ पर वो पूरे अपने एक्सपीरियंस बताती है लाइफ के कि किस तरीके से मैं बड़ी हुई, किस तरीके से ये जो IGNCA और नेशनल म्यूज़ियम है इन्होंने कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। कि यहाँ पर आप देखो कि गौतम बुद्ध की मूर्ति भी है, तो दूसरी तरफ आप देखोगे इस म्यूज़ियम में आपको बहुत सारी और ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं जिनको देख करके एक आर्टिस्ट के दिमाग में कोई और सवाल उठते हैं, वो क्यूरियस होता है। वो सारी चीज़ें जैसे ये देखो यहाँ पे चोला ब्रॉन्ज स्कल्पचर भी है यहाँ पे, तो दूसरा बुद्धा की स्कल्पचर भी है जो तक्षशिला से लाई गई थी। ठीक है, इसी तरीके से ये मतलब अपने खुद के एक्सपीरियंसेस लेकर के आ रही हैं। पॉइंट ये निकाल रही हैं कि आप इन आर्किटेक्चर और आर्ट से रिलेटेड बिल्डिंग्स को उन एरियाज़ में मत लेके जाओ जो एरियाज़ हाईली सिक्योर्ड हैं। पब्लिक इंटरेक्शन जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हो वहाँ पर आप लेकर के आओ। तो इसलिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है नहीं, मेन चीज़ थी वो मैंने बता दी, आप एक बार रीडिंग मार देना इसमें। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें ये आर्टिकल बिल्कुल काम का नहीं, एक बार देख सकते हो। साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड से रिलेटेड रंग भेद वाला जो इशू था उसमें, तो पर्टिकुलर इंडिविजुअल से रिलेटेड है, साउथ अफ्रीकन इंडिविजुअल, इतना ज़्यादा नहीं है काम का। ये आर्टिकल आप देख सकते हो। अभी भीमा कोरेगांव वाले इशू में एक, मैं नाम बता देता हूँ उनका नाम थोड़ा सा, ये देखिए यहाँ पे फादर स्टैन स्वामी, इनको माओइस्ट डिक्लेयर करके और ये कहा गया है कि भीमा कोरेगांव कॉन्स्पिरेसी में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। ठीक है, और उनको अरेस्ट कर लिया गया है। तो उनकी लाइफ से रिलेटेड बातें बता रहे हैं कि उन्होंने कितने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए हैं हमारी सोसाइटी में। अलग अलग ये जो डिफरेंट डोमिनेंस के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट करती रहती है, जैसे अडानी ग्रुप का हो गया या कोई भी एनवायरमेंटल इशू हो गया, तो वहाँ पर ये फादर जो थे इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन सारे रीजन्स में। तो आप देख सकते हो ये पर्सनैलिटी कल्ट है, ये भी पर्सनैलिटी कल्ट है, ज़्यादा काम का नहीं है। ये आर्टिकल बहुत अच्छा है, ये अपन देखेंगे माल न्यूट्रिशन और उसको रिमूव करने के लिए जो कोर्स मिलेट्स होते हैं, ठीक है, जिनको न्यूट्री सीरियल्स भी बोलना शुरू कर दिया आजकल। ये आर्टिकल बहुत अच्छा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। अभी आपको पता है बिहार में इलेक्शंस के लिए कैंपेन चल रहे हैं,
तो बीजेपी ने अपना जो पैंतरा चलाया है वो ये है कि कोविड-19 वैक्सीन जो है वो बिहार वासियों को फ्री में मिलेगा। तो यहाँ पर ये पूरी चीज़ें बता रहे हैं कि किस तरीके से निर्मला सीतारमन ने अपने जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि बिहार के लोगों को वैक्सीनेशन फ्री में मिलेगा एक बार इंडिया में प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए तो यहाँ पर जो पहला कंसर्न है या पहला पॉइंट है इस आर्टिकल में अपन निकाल सकते हैं, दैट इज़ कि ज़रूरत तो ये है कि रिस्पॉन्स इस तरीके से हो कि सोसाइटी में जो हाईली सफ़र्ड सेक्शन है ना उनको सबसे पहले एड्रेस किया जाए। मतलब एक तो आप पॉपुलिस्ट वे में काम कर रहे हो, पॉपुलिज्म की पॉलिसी को अपना रहे हो कि किस तरीके से वोट बैंक को हम हार्नेस कर सकते हैं। दूसरी तरफ हमें ध्यान देने की ज़रूरत है किस पे, पॉपुलिज्म को छोड़ करके लार्ज और कंपैशनेट वे में, मतलब दया भाव के रूप से हमें सोच समझ करके फिर एड्रेस करने की ज़रूरत है इन प्रॉब्लम्स को। अगर हम प्रीवियस 2 महीने का ट्रैक रिकॉर्ड देखें जिसमें गवर्नमेंट ने अलग अलग स्टेटमेंट दिए हैं कि वैक्सीन जो है वो 2020 के एंड तक या 2021 के स्टार्टिंग में आ जाएगा, तो नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी बोला कि हम इस पे प्लान आउट कर रहे हैं और एक तरीके से पूरा एक खाका तैयार हो रहा है कि किस तरीके से वैक्सीन डिलीवर किया जाएगा। दूसरी तरफ जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं हर्षवर्धन, तो उन्होंने भी अपनी तरफ से बताया है कि वैक्सीन जो है वो अवेलेबिलिटी के लिए कहीं ना कहीं प्रायोरिटाइजिंग स्ट्रेटजी के बेस्ड होगा। जैसे कि हेल्थ वर्कर को पहले दिया जाएगा, फिर उसके बाद कोमॉर्बिडिटीज़ जैसे कि ऑलरेडी कोई बीमार चल रहा है, किसी के कैंसर है, किसी के डायबिटीज़ है, उनको इस तरीके से वो क्या स्टेप बाय स्टेप फिर बाद में फॉलो किया जाएगा। जबकि आप इस तरीके से इलेक्शंस में ये चीज़ डिक्लेयर करते हो तो कितनी गलत बात हो जाती है, क्योंकि कोविड-19 अपने आप में बहुत ही फैटल बीमारी रही है। पिछले 10 महीनों में पूरी दुनिया को इस बीमारी ने हिला के रख दिया है। उसके बावजूद अगर आप इसको पॉपुलिज्म पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करते हो तो बहुत ही ज़्यादा ग्रेव सिचुएशन है। ये कह सकते हैं कि जो पूरा प्रोसेस अभी तक चलता आ रहा था, जितनी इंटेंसिटी के साथ में लोगों ने अटेंशन पे कर रखा था, उसको आप देखो तो जिस इंटेंसिटी के साथ में सबने मिलके गवर्नमेंट का साथ दिया और वाकई में इस बीमारी को टैकल करने के लिए जो इंटेंसिटी चाहिए थी उसमें 100% दिया भी है। स्टेट्स ने भी दिया है, लोकल लोगों ने भी दिया, आपने भी दिया है, सब ने दिया है। तो उस केस में अगर इस तरीके की पॉपुलिज्म वाली स्टेटमेंट्स आती है, आपने भी न्यूज़ पढ़ी होगी, तो आपको भी ठीक नहीं लगा होगा कि यार एटलीस्ट इसको तो पॉलिटिक्स से दूर रखते, ये बीमारी इतनी खतरनाक है। रही सही में आपको पता होना चाहिए कि कोविड-19 का वैक्सीन आएगा तो नॉर्मल वैक्सीन तो आएगा नहीं कि हर कहीं पे उसको रख दें, उसको तो कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ेगा। टेम्परेचर तो लोअर ही होना चाहिए, नहीं तो उस केस में फिर वो इनएक्टिव हो जाएगा। आपको पता है टेटनस का इंजेक्शन कभी ध्यान दिया हो तो फ्रिज में ही रखा जाता है, उसके लिए कुछ सर्कमस्टांसेस होती हैं कि हाँ इतना ही आपको आसपास का टेम्परेचर रखना पड़ेगा, तो फ्रिज में ही रखना पड़ रहा है, रेफ्रिजरेटर में ही रखना पड़ता है उसको। तो पॉइंट ये आता है कि आप इक्विटी पे ध्यान दो, ट्रांसपेरेंसी लेकर के आओ वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन में, और रिक्वायर्ड डिस्कशन पे ज़्यादा ध्यान दो बजाय कि इलेक्शनियरिंग पे ध्यान दो कि हाँ वह कहाँ से वोट ज़्यादा मिल रहे हैं। दिस इज़ नॉट अ गुड राइट थिंग। बीजेपी का आर्ग्यूमेंट क्या आ रहा है, जो ये मेन अनाउंसमेंट करने वाली है कि लोन वेवर की इक्वलेंटी अनाउंसमेंट है। अरे भाई लोन वेवर अलग चीज़ होती है, ये कोविड है जिसने कई लोगों की ज़िंदगी ले ली है और ये लगातार लेने पे उतरा हुआ है, तो इस केस में आप ये मत करो, ठीक है। क्लैरिटी लेकर के आओ, डिस्कशन अच्छा होना चाहिए, इक्विटी, इक्वालिटी, जस्टिस आनी चाहिए सोसाइटी में। अगर आपके थोड़ा बहुत आपने पॉलिटिकल साइंस के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो जस्टिस की जब बात आती है तो वो यही होती है। आप एक किसी सेक्शन को कोई बहुत ही जैसे बिहार में मान लो कि बहुत ज़्यादा केस है, पूरे देश के अलावा आप देखो सबसे ज़्यादा मॉर्बिडिटी या फिर फैटेलिटी रेट जो है बिहार की सबसे ज़्यादा आ रही है। उस केस में अगर आप बिहार के लोगों को ज़्यादा वैक्सीन प्रोवाइड करो, पहले प्रायोरिटाइज़ करो तो चलता है, पर आप केवल वोट बैंक के लिए उनको प्रायोरिटाइज़ कर रहे हो, दैट इज़ नॉट राइट थिंग। क्योंकि बिहार के अलावा और सारे स्टेट्स हैं, उन लोगों ने भी तो बहुत सारी परेशानियों का सामना किया है, जैसे महाराष्ट्र, वहाँ पर कितने केसेज आए हैं। तो ये जो वोट बैंक वाला इशू है ना, ये हमेशा से गड़बड़ी करता रहा है इंडिया के अंदर। चलिए खैर आगे देखते हैं। पुशिंग द बाउंड्री, कंटेक्स्ट आपको मैंने बता ही दिया था कि किस तरीके से जो पोप फ्रांसिस हैं वो पहले पॉन्टिफ बन गए। पॉन्टिफ का मतलब जो हेड चर्च, मतलब हेड जो फादर होता है ना कैथोलिक रोमन चर्च में, उसको पॉन्टिफ बोला जाता है,
ठीक है, तो वो इनसे पहले फादर बन चुके हैं, पॉन्टिफ बन चुके हैं रोमन कैथोलिक चर्च में, जिन्होंने होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर जो अभी तक का बिहेवियर था कैथोलिक चर्च का कि भाई जो यूनियन है, सिविल यूनियन है, वो केवल पॉसिबल है मैन एंड वुमेन में, उससे अपने आप को थोड़ा सा डेविएंट का मतलब थोड़ा सा शिफ्ट किया है कि भाई ये होमोसेक्सुअलिटी जो है वो भी रीयूनियन करने के लिए पॉसिबल है, मतलब सिविल यूनियन के लिए पॉसिबिलिटी है। आज आप देखो जो ये पोप फ्रांसिस हैं, ये बहुत डायनामिक पर्सनैलिटी रहे हैं, इनका टेन्योर आज तक अभी तक आप देखो तो नियर रेवोल्यूशनरी रहा है, चाहे वो किसी भी इशू को लेकर के देखो, ठीक है, फिर चाहे बात आ जाए क्लाइमेट चेंज को लेकर के बात आ जाए, या फिर ये जो ट्रांस कपल की बात की जाए, या फिर अभी बात कर ले होमोसेक्सुअलिटी की बात की जाए। इसी तरीके के एक आर्क बिशप हैं ब्यूनस आयर्स के, मतलब अर्जेंटीना के, उन्होंने भी लीगल शील्ड प्रोवाइड किया कि भाई लीगल शील्ड तो सेम सेक्स कपल को ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मैरिजेस को क्यों नहीं एक्सेप्ट किया जाए। तो इसी तरीके से आप देखोगे तो ये एक तरीके से लगातार एक प्रोसेस में है कि होमोसेक्सुअलिटी को अब लीगैलिटी और कल्चरली एक्सेप्ट करने की शुरुआत हो चुकी है। लीगैलिटी तो चलो हो जाती है कि हाँ कानून में आपने लिख दिया, मानना शुरू कर दिया, कोर्ट ने इंटरप्रेट कर दिया, बट सोसाइटी एक्सेप्ट करती है कि नहीं करती, उसके लिए ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है, दोनों के दोनों, अर्जेंटीना वाला और पोप फ्रांसिस वाला। तो इस तरीके से आप देखोगे इंडिया में क्या है वो अपन जान ले, वो ज़्यादा ज़रूरी है अपने लिए। देखो प्री कॉलोनियल हिस्ट्री से पहले की बात करें तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर इन चीज़ों के बारे में एक्सेप्टेंस इतनी ज़्यादा थी नहीं, बट पिछले 2 दशकों का पूरी लड़ाई, क्योंकि आप देखोगे कि पिछले 2 दशकों मतलब 2000s में ये एक तरीके से डिबेट चल पड़ी थी, डिस्कशन होना शुरू हो गया था कि जो होमोसेक्सुअलिटी है उसको लीगल रिकग्निशन देना शुरू कर देना चाहिए। तो आप देखोगे 2 साल पहले एक लैंडमार्क जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज कर दिया। अभी दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन भी रजिस्टर्ड है और उसमें ये डिमांड की जा रही है कि स्पेशल मैरिज एक्ट जो है, जिसमें इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन जो मैरिजेज होती हैं उनको जो रिलीजन बेस्ड जितने भी सिस्टम हो वो एक तरीके से इलीगल डिक्लेयर कर देते हैं, तो उनके लिए ये कानून आया था कि भाई इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन जो भी शादी करे तो वो इलीगल नहीं है, वो स्पेशल मैरिजेज हैं, उनको अप्रूवल दिया गया है इस एक्ट के अंडर में। तो बोले कि सेम सेक्स के कपल्स के लिए भी आप ये एक्ट जो है उसको थोड़ा एक्सपेंड करो, ये डिमांड है। तो पॉइंट यहाँ पे निकल के आ रहा है कि जो स्ट्रगल लगातार चलता आ रहा है कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन या फैमिलीज हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करे, और दूसरी तरफ कानून जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से डिक्लेयर करके पूरा लिबरल वे में बताया है कि होमोसेक्सुअलिटी इज नो मोर ए क्रिमिनल एक्ट, ठीक है। तो उस केस में वहाँ पर एक स्ट्राइफ जो है वो लगातार होती बढ़ती जा रही है कि एक तरफ तो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं और दूसरी तरफ हो गए लीगल इंस्टीट्यूशन या फिर हमारे जो स्टैब्लिशमेंट है। तो आप एक तरफ देखो हमारे इंडिया में भी देखो क्रिश्चियन पॉपुलेशन बहुत है, तो पॉप के वर्ड्स का इन पे इफेक्ट डेफिनेटली आएगा, ठीक है। तो उसी चीज़ को ध्यान रख के हमें भी आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। अभी फ़िलहाल तो ये कह सकते हैं कि पॉप फ्रांसिस का जो स्टेटमेंट है दैट इज़ वेलकमिंग, ओके। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन पॉलिटिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इस आर्टिकल में देखो वैसे तो पॉलिटिक्स होती है और ये प्रताप भानु मेहता जी हैं, ये गवर्नमेंट के गजब के क्रिटिक हैं। तो गवर्नमेंट जो कुछ भी करती है उनमें कुछ ना कुछ पॉइंट निकाल के लेके आते हैं, बट यस रिफॉर्म्स कौन कौन से लेकर के आए हैं जिन पे कंट्रोवर्सीज चलती रही है और कौन कौन से इश्यूज है जिसकी वजह से आज हमारी इकोनॉमी इस तरीके से परफॉर्म कर रही है, या फिर कह सकते हैं जिनके लॉन्ग टर्म के रिजल्ट आने बाकी हैं अभी। सबसे पहली बात तो ये करते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए हमने टारगेट करना शुरू कर दिया इन्फ्लेशन को। जैसा कि आपको पता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 2016 में स्टैब्लिश की गई थी। अगर आप मेरे एडिटोरियल को लगातार फॉलो कर रहे हो तो ये चीज़ आपको यहाँ पर बोलते ही क्लियर हो गया होगा कि क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि पहले आरबीआई मल्टी डिसिप्लिनरी वे में परफॉर्म किया करता था। अब आरबीआई टारगेट क्या कर रहा है, केवल इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन के बेसिस पे और चीज़ें जो है वो प्रॉपर टैकल नहीं हो पा रही है, और प्रीवियस रिपोर्ट्स जो कि लीक हुई उनके अकॉर्डिंग देखें तो इंडिया में पिछले 45 ईयर्स में हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखी जा सकती है। इसी तरीके से लेबर रिफॉर्म जो बिल आए अभी 4 टोटल, एक तो प्रीवियस सेशन में हो गया था, 3 अभी मॉनसून सेशन में पारित करवाए, तो ऐसे करके टोटल 4 लेबर कोड अभी डिक्लेयर हो चुके हैं।
उन लेबर कोड की अगर बात करें तो यहाँ पर राइटर वही चीज़ बोल रहे हैं जो चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आप लेबर को एक प्रोटेक्शन देने की बजाय कहीं ना कहीं लेबर को एक ओपन मार्केट में फ्री कर दिया है, जहाँ पर एम्प्लॉयर अपनी विल पे हायर एंड फायर करेगा। लेबर के पास में अपने खुद के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद के स्ट्राइक करने का जो राइट था वो भी आपने कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली दूर कर दिया कि भाई पहले आप नोटिस दो, फिर उसके बाद में आप डिक्लेरेशन दोगे, मतलब स्ट्राइक पे जा सकते हो। इसी तरीके से आप देखो तो बहुत सारी हार्डशिप जो माइग्रेंट्स देखते हैं उनको तो आपने टैकल किया, पर उन माइग्रेंट्स की डेफिनेशन में आपने इंट्रा स्टेट माइग्रेशन को कवर नहीं किया, और वहाँ पर जो खर्चा होता है अकोमोडेशन का उसी को कवर किया है, बाकी और चीज़ों को किया नहीं। ठीक है, इसी तरीके से डिमोनेटाइजेशन का प्रोसेस हुआ था। डिमोनेटाइजेशन के प्रोसेस की वजह से आप देख सकते हो कि यहाँ पर राइटर सीधा बोल रहे हैं कि दैट वाज अ पनिशमेंट, बट उसको इतना ज़्यादा कुछ लोगों ने डीपली महसूस नहीं किया कि कहीं एक तरीके से नाराज़ हो जाए गवर्नमेंट से। इसी तरीके से तीसरा अगर देखें एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स की बात करें तो ये जो लेबर रिफॉर्म्स है उन्हीं के हिसाब से चल रहा है, बट वही है एग्रीकल्चर रिफॉर्म के लिए तो ये तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। और इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल्स अपन ने देखे हैं पीछे, कल ही देखा था कि कम से कम सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रिफॉर्म प्रोसेस है वो एटलीस्ट डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से तो राइट है, बट जो पंजाब गवर्नमेंट ने एमएसपी देने की कोशिश की है उसमें तो और मोनोपोलाइजेशन कर दिया गया है वीट और पैडी का। ठीक है, तो उससे तो आप देखोगे जब मोनोकल्चर हो जाएगा तो एनवायरनमेंट के लिए भी प्रॉब्लमेटिक है। इसी तरीके से आप देखोगे एमएसपी आप प्रमोट करते हो तो एमएसपी से कहीं ना कहीं डायरेक्शन आप भी पढ़ते हो, बुक्स पढ़ते हो अच्छे से, जिसमें एक चीज़ रिपीटेडली आती है कि एमएसपी का क्या इफेक्ट आता है। उसमें एक ये भी आता है कि फार्मर्स किस क्रॉप की ज़्यादा क्रॉपिंग करते हैं। तो पॉइंट यहाँ पर है अकॉर्डिंग टू द राइटर कि जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म लाए गए हैं वहाँ पर एमएसपी के बारे में ज़्यादा डिक्लेरेशन नहीं किया हुआ, तो इसकी वजह से भी इनसिक्योरिटी आ रही है। चाहे हरियाणा हो चाहे पंजाब हो, वहाँ पर दोनों पार्टीज़ कौन सी बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने खड़ी मिलती है, ये अपने काम का पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट कम्स स्टेट और कैपिटल रिलेशन। तो इस केस में भी आप देखोगे तो यहाँ पर भी पॉलिटिकली बहुत सारा खींचतान चलती रहती है, तो नॉर्मल है कैपिटल और स्टेट की। कैपिटल मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट वाली, ठीक है। तो इस तरफ भी आप देखोगे तो वहाँ पर भी लगातार कहीं ना कहीं रोप पुलिंग होती रहती है, कौन जीता, टग ऑफ वॉर कंटिन्यूस चलता रहता है। ठीक है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड लेकर के आए तो उसके लिए भी ये बोला गया कि गवर्नमेंट अभी भी डिस्क्रिशन पर डिपेंडेंट है, मतलब गवर्नमेंट जहाँ चाह रही है उन्हीं फॉर्म्स के अगेंस्ट में आईबीसी के अंडर में प्रोसेसिंग शुरू हो रही है। कहने का मतलब ये है, उर्जित पटेल जो हमारे फॉर्मर आरबीआई के गवर्नर रहे हैं उन्होंने ये कहा कि आईबीसी आ गया कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा लेजिस्लेशन है, बट आज देखो गवर्नमेंट अभी भी अपने डिस्क्रिशन बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन कराती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ना पॉलिटिकल इकोनॉमी, तो ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल इकोनॉमी मतलब इकोनॉमी में वो सारे चेंजेस तो आए, बेशक रिफॉर्म्स आए, बट उनका जो यूज़ किया जा रहा है वो पॉलिटिकल गेन के लिए किया जा रहा है। जैसे कि कोविड-19 का देखा आपने ऑलरेडी एक आर्टिकल, जिसमें क्या है कि वैक्सीन तो आएगा बट पॉलिटिकल गेन के लिए उसको आप देख लो यूज़ करना शुरू कर दिया। अच्छा, ये बीजेपी ही नहीं है, साउथ इंडिया में तमिलनाडु में भी डिक्लेरेशन हो गया है रूलिंग पार्टी के जो चीफ मिनिस्टर, क्योंकि वहाँ पर भी इलेक्शन आने वाले हैं, तो उन्होंने बोले कि तमिलनाडु में लोगों को फ्री में वैक्सीन देंगे। तो पॉपुलिज्म, बट सेंट्रल गवर्नमेंट जो जहाँ रूल कर रही है, जैसे बीजेपी रूल कर रही है, तो वो थोड़ा सा हाईलाइट हो जाता है, बाकी जो रीजनल पार्टीज़ की रूलिंग है वो इतनी ज़्यादा हाईलाइट होती नहीं है। ठीक है, फाइनली गवर्नमेंट की बात करें तो हमारे यहाँ पर कैपिटल कंसंट्रेशन की ज़्यादा हो रही है। कहने का मतलब ये है कि हर एक चीज़ में डोमिनेंस आ रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की। ठीक है, तो उस केस में भी आप देखोगे तो वो भी कहीं ना कहीं आप कुछ एक ग्रुप्स की वजह से हाईलाइट, जैसे कि आपको पता है बार बार एक ब्लेम होता रहता है गवर्नमेंट पे कि जियो को ज़्यादा फेवर कर रही है गवर्नमेंट, रिलायंस जियो को, या फिर रिलायंस में जो अडानी अंबानी इनको फेवर कर रही है। बट पॉइंट ये आता है क्या लीगली इनको हम क्वेश्चन कर सकते हैं, तो बोले लीगली तो नहीं कर सकते। रीज़न भी कि तरीका जो है वो करप्शन वाला नहीं है, बहुत सही तरीके से बहुत इंटेलिजेंटली इन्होंने काम करना शुरू किया है। इसी तरीके से आप देखोगे नेक्स्ट पॉइंट राइटर बताते हैं कि हमारे यहाँ पर जो मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा ये डिक्लेयर की जाती है मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स, जिसमें आप देखोगे 6 ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिन इंडिकेटर्स में मोदी गवर्नमेंट, अभी करंट गवर्नमेंट बहुत ध्यान दे रही है, जैसे कि कुकिंग फ्यूल, वाटर, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग एंड एसेट्स। ठीक है, ये 6, जिससे कि आप देखते हो मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी
केवल ये नहीं खाने पीने की कमी है, और क्या क्या फैसिलिटी है, लिविंग स्टैंडर्ड्स क्या है, एजुकेशन लेवल क्या है, वो सारी चीज़ें भी देखते हैं। तो हमारे यहाँ पर उज्ज्वला स्कीम चलाई गई थी, तो वो वाकई में बहुत अच्छी रही और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छा रहा। बट यहाँ पर राइटर ये बोल रहे हैं कि उसमें भी आपको गैप्स दिखाई देंगे कि पर कैपिटा अगर सिलेंडर यूज़ की बात करें इंडिया में 2019 में, तो दैट वाज 3.28 रिफिल्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3.28 रिफिल्स और आपने कोटा कितना रख रखा है, लगभग 9 सिलेंडर का है अभी। तो ये जो गैप है ये बताता है कि कहीं ना कहीं अभी भी लोग 100% इस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए राजी नहीं है, या फिर काम नहीं करे क्योंकि पैसा नहीं है उनके हाथ में, क्योंकि कनेक्शन ही तो फ्री मिल रहा है ना, वो क्वेश्चन उठा रहे हैं। इसके अलावा आप दूसरी स्कीम्स की बात कर लो, जैसे नरेगा है, नरेगा की भी बात भी करें, चलो ये यूपीए ने शुरू किया, बट अभी भी आप कहीं ना कहीं देखो तो वर्किंग में, फंक्शनिंग में, जॉब एम्प्लॉयमेंट की बात करो तो वहाँ पर जॉब सिक्योरिटी की बात करो तो नरेगा ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो वहाँ पर भी बहुत सारे इश्यूज हैं जो लगातार उठते रहते हैं। तो पॉइंट यहाँ पर राइटर लास्ट में एक ही चीज़ निकाल के लेके आ रहे हैं, तो हमारी इकोनॉमी में बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आज इन सारे रिफॉर्म्स को आप पॉलिटिसाइज ज़्यादा कर रहे हो, पॉलिटिकल इकोनॉमी इसीलिए बार बार बनती दिखाई दे रही है। ये टर्म अपन भी लिख सकते हैं कि पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये एक क्रिटिक है वो बार बार ये इशू उठा करके लेके आता है। जैसे कि जीएसटी की बात आई, जीएसटी का ऑलरेडी आपको पता ही है कि कैसे स्टेट और सेंटर के बीच में पूरी खींचतान हुई थी। फिर स्टेट के लिए सेंटर ने ये कह दिया कि बोला आपके पास में जो कॉम्पनसेशन हम देना था हमें, वो एक्ट ऑफ गॉड, कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन लग गया तो हमारे पास पैसा नहीं है। तो पहले तो स्टेट्स को ये कह दिया गया कि भाई आप अपने हिसाब से बॉन्ड रिलीज़ करो और उससे मार्केट से पैसा उठाओ, और उन बॉन्ड्स के लिए आपको पैसा जो मार्केट से आप उठाओगे तो उस पर आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इंटरेस्ट रेट हम फ्लक्चुएट नहीं होने देंगे, आरबीआई को कह देंगे। पहले तो ये, फिर ज़्यादा प्रेशर बना तो फिर बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये अनाउंस कर दिया कि बोले ठीक है, हम हमारी तरफ से अब स्टेट्स के लिए बोरो करेंगे और स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि अभी इलेक्शंस आ रहे हैं तो ये पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव तो बार बार आते रहेंगे, बट काम की चीज़ जो थी मैंने आपको बता दी। फिर भी आपको लगे रीडिंग मारनी है, मार लेना, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। ये आर्टिकल बहुत अच्छा है, हेल्थ एंड वाइज। हर इंसान के लिए हम जानते हैं कि हर कोई ये चाहता है कि न्यूट्रिशन, फूड सिस्टम और फार्मर्स की वेलफेयर, ये अगर चीज़ों को हम समझें तो वहाँ पर आज जो करंट गवर्नमेंट है उन्होंने जो कुछ भी किया है उन चीज़ों को हमें इन डेप्थ जानने की इच्छा रखनी चाहिए। अगर जाने भी तो क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या प्रोविजंस है, वो देखते हैं। देखो, करंट गवर्नमेंट जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने वर्ल्ड फूड डे पे जो एक स्टेटमेंट दिया था, वो उस स्टेटमेंट को अगर आप पढ़ो तो वो एक क्रैश कोर्स की तरह निकल के आता है। आपको पता पड़ जाएगा कि मिलेट्स या कोर्स जो सीरियल्स हैं वो कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल अब बहुत ही अच्छा है, देखना आप। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाईलाइट्स ऑफ द स्पीच ये है कि जो मिलेट्स का प्रोडक्शन है, जिसको आजकल बोलने लगे न्यूट्री सीरियल्स, वो अपने आप में इंक्रीज़ होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि न्यूट्री सीरियल्स जैसे कि ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी, ये अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आज आप खाने में क्या लेते हो स्टेपल फूड में, या तो व्हीट या फिर राइस। दोनों के दोनों डायबिटीज़ को इंक्रीज़ करते हैं, दोनों के दोनों हाइपरटेंशन को इंक्रीज़ करते हैं। तो कहने का मतलब हाईली रिफाइंड, हाईली प्रोसेस्ड फूड को कंज्यूम करना ज़्यादा शुरू कर दिया है, बजाय कि हमारे इंडिया में जो पहले प्रोडक्शन, जो एक्चुअल में प्रोडक्शन होना चाहिए, वो प्रोडक्शन को हमने अवॉइड कर दिया है। फूड प्रोडक्शन की पर्टिकुलर बात करें, ठीक है। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को इंडिया के पीएम ने रिक्वेस्ट की कि भाई आप कोई एक पर्टिकुलर ईयर को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट डिक्लेयर करो। तो ऐसे करके 2023 को डिक्लेयर किया गया है। दिस इज इम्पॉर्टेंट प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ये देख लेना आप। लगातार हम देखें न्यूट्री सीरियल्स के लिए इस गवर्नमेंट ने बहुत ही कोशिशें भी की है। इवन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है उसमें भी कहीं ना कहीं मिलेट्स को इन्वॉल्व किया जा चुका है, जिससे क्या होगा, मिलेट से इनटेक होगा तो जो मॉल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है वो ख़त्म होगी। दूसरा, इनकी प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा कुछ एडिशनल इनपुट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। हमारे इंडिया में लगभग 127 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, ठीक है, 127 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं।
उन 127 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में अगर देखें तो डिफरेंट सिचुएशन है, बहुत ही हार्श क्लाइमेट है। वहाँ पर अगर खेती की जाए तो वहाँ पर हमें बहुत सारे इनपुट्स एक्स्ट्रा लगाने पड़ते हैं, जबकि हमारे ये जो ज्वार, बाजरा, रागी, ये जो है इनकी ग्रोथ अगर देखें तो एग्रीकल्चर जो रेवोल्यूशन आया, ग्रीन रेवोल्यूशन, उसके पहले भी हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन अच्छा हुआ करता था। देखो अब इसमें हमारे यहाँ पर ये जो 3 मेन हैं, इनके अलावा और भी बहुत सारे हैं। तो उनमें आप देखोगे तो देखो न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो इनमें आयरन भी होता है, फोलेट भी है, कैल्शियम भी है, जिंक भी है, मैग्नीशियम भी है, फॉस्फोरस भी है, कॉपर भी है, वाइटामिन्स भी है और एंटीऑक्सीडेंट्स भी है। तो आप देख सकते हो कि कितनी सारी चीज़ें एक साथ एक पैकेज में मिल रही हैं। तो इन चीज़ों को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, हमारे यहाँ पर बायोजेनेटिकली डाइवर्स ये मिलेट्स उगाए जाते हैं, अलग अलग इंडिजिनस वेराइटीज़ हैं इन स्मॉल मिलेट्स की, जैसे कि कोडो, कुटकी या फिर छेना या फिर सानवा। ये नाम लिख लेना आप, कोडो, कुटकी, छेना, सानवा, रिसेंटली न्यूज़ में थे। ये क्या है ध्यान रखना आपने को, ठीक है। मेजर प्रोड्यूसर स्टेट्स की बात करें तो राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, मतलब ड्राई रीजन जहाँ पर है, रेनफॉल जहाँ पर ज़्यादा नहीं है, तो उन रीजन्स की बात करें तो आप देखोगे चाहे लो फर्टाइल लैंड हो, माउंटेनस रीजन हो, ट्राइबल पीपल जहाँ पे उगाते हैं, रेन फेड एरिया जहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटी प्रॉपर नहीं है, उन एरियाज़ में मिलेट्स को ग्रो किया जाता है। तो आप देख सकते हो कि कल्टीवेशन साइकिल छोटी होने के बावजूद भी, लेस इंटेंसिव इनपुट्स के बावजूद भी अच्छा प्रोडक्शन ये कर सकते हैं। तो इनके प्रमोशन के लिए जो करंट गवर्नमेंट ने कोशिशें की हैं ये बहुत ही अच्छी हैं। रही सही में आज बात करें तो जब सस्टेनेबिलिटी की बात आए कि लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबिलिटी, तो वहाँ पर अगर हम हर चीज़ ही आर्टिफिशियली क्रिएट करना शुरू करेंगे तो ये सस्टेनेबल नहीं है। हमें नेचर के साथ में हाथ से हाथ मिलाना पड़ेगा। आज क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने की बात आती है, तो जब आपको फालतू में एडिशनल आर्टिफिशियल चीज़ें ही नहीं बनानी पड़ेंगी तो क्लाइमेट चेंज अपने आप ही कंट्रोल होगा। क्लाइमेट चेंज इतना ज़्यादा ग्रेव नहीं बनेगा जितना बनता जा रहा है। 1960s में जब से इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आया है, उससे पहले अगर हम देखें तो आज ऑल ओवर देखा जाए तो खरीफ सीजन में उस टाइम की बात कर रही हैं, ठीक है। कब ग्रीन रेवोल्यूशन 1960s में आई, उसके पहले की बात कर रहे हैं कि 46% क्रॉपिंग होती थी हमारे यहाँ पर इनकी बाजरा की, जो कि राइस के कंपैरिजन में देखो तो बहुत ज़्यादा है। राइस केवल 13% पे होता था। इसी तरीके से चिकपी की बात करो तो 42% एरिया जो राबी सीजन में जो कवरेज था उसका था, जबकि वीट केवल 4.3% था। अब देख सकते हो वीट और राइस पे कितना कम रिलाय करते थे हम लोग नेचुरली अगर देखें। पर जब से ग्रीन रेवोल्यूशन आया है उसके बाद में हमारा फोकस किस पे हो गया, हाई यील्ड वैरायटी पे, वीट एंड राइस मेनली। और रही सही में एमएसपी और डिक्लेयर करने लग गई गवर्नमेंट। अब आप पंजाब और हरियाणा का केस देख लो, एमएसपी किस चीज़ के लिए दे रहे हैं, वीट और राइस के लिए ही दे रहे हैं। तो वहाँ पर तुम आप मोनोकल्चर को प्रमोट कर रहे हो। क्लाइमेट वैसे ही ख़राब हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है, सॉइल की क्वालिटी बिगड़ती जा रही है। वाटर इंटेंसिव अगर क्रॉपिंग करोगे तो पानी का लेवल डाउन होता जा रहा है। हर एक चीज़ में आप देखो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो आप देखोगे मिलेट्स जो हैं वो धीरे धीरे जैसे ही ग्रीन रेवोल्यूशन आया, गरीब के खाने का मतलब गरीब की थाली बन के रह गया। अब बस वही बात टाटा नैनो की, गरीब की गाड़ी बोल दिया तो वो गाड़ी गरीब की रह गई, वो गाड़ी चली नहीं। जबकि कितना अच्छा प्रोविज़न था टाटा नैनो का अगर आप देखो तो, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से राइस एंड वीट जो है इनकी डोमिनेंस लगातार बनती चली गई और रही सही में एमएसपी ने और ज़्यादा इनको प्रोमोट कर दिया। अगर इंडिया में हम देखें तो हमारे यहाँ पर कंज्यूमर डिमांड की बात भी करें तो बहुत ही रिफाइंड वे में, मतलब रेडी टू ईट प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा विश्वास करते हैं, जो कि जैसे चावल और ये इन पे बेस्ड जो भी प्रोडक्ट हैं जिनमें सोडियम भी बहुत ज़्यादा है, शुगर भी बहुत ज़्यादा है, ट्रांस फैट भी बहुत ज़्यादा है, कार्सिनोजेंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो क्या देखो आप कितना ज़्यादा बीमारियों के लिए भरे पड़े हैं। आज हमारी जो डाइटरी सिस्टम है वो कितना एक तरीके से बायस्ड है। इसकी वजह से आप देख सकते हो डबल बर्डन देखा जा रहा है मदर्स और चिल्ड्रंस में। कैसे कि एक तरफ तो उनमें मालन्यूरिशमेंट है तो दूसरी तरफ उनकी डायबिटीज़ भी हो रहा है, तो ओबेसिटी भी ज़्यादा होती जा रही है। तो ये सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ये मल्टी प्रोन्स स्ट्रेटेजी में न्यूट्री सीरियल्स को प्रमोट करना इज़ अ गुड थिंग। तो इसमें फर्स्ट स्ट्रेटेजी क्या है न्यूट्री सीरियल्स के लिए कि कैसे भी करके कंजम्पशन को इंक्रीज़ किया जाए,
ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इनका ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। आज इंडिया में देखें तो 112 डिस्ट्रिक्ट्स में मिलेट प्रोडक्शन किया जाता है 14 स्टेट्स के अक्रॉस। जो इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं वो यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, लिख लेना आप इनको। दूसरा अपन देखें एमएसपी के लिए भी अब बात करें तो न्यूट्री सीरियल्स, मिलेट्स को अब न्यूट्री सीरियल्स भी बोलने लग गए हैं, कोर्स सीरियल जिनको बोलते हैं, मोटा अनाज जिनको बोलते हैं, उनके लिए अब एमएसपी भी डिक्लेयर करना शुरू कर दिया। जैसे कि 2014 से 2020 के बीच का ये देखो आप डेटा लिख लेना, आ गया ना 5 साल का डिफरेंस। 5 साल या इससे ज़्यादा का अगर कहीं पे भी डेटा एनालिसिस आ जाए ना, आप लिख लो, भूलो मत उस चीज़ को, क्योंकि उसी पे बेस्ड आजकल सेंस बनते हैं और क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। आप लिख सकते हो आराम से इनको। तो 2014-15 से लेके 2020 के बीच में अगर डेटा को देखें हम, तो रागी की एमएसपी जो है वो लगभग 113% तक इंक्रीज हो गई, बाजरा की 72% और ज्वार की 71% एमएसपी। तो कहने का मतलब गवर्नमेंट एमएसपी के थ्रू भी इन जो ये न्यूट्री सीरियल्स हैं इनके प्रोडक्शन को प्रमोट करना चाह रही है। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो ये है कि मार्केट में एक स्टेडी वे आए, मतलब कि जो भी मार्केट में मटेरियल आए उसके लिए बेचने की व्यवस्था है। कहने का मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भी इनको इन्वॉल्व करा रखा है अभी की करंट गवर्नमेंट ने। तो आप देख सकते हो कितना हेल्थ के हिसाब से कितना किसानों के लिए बढ़िया है। इसी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर की बात करें तो उन्होंने लगभग 600 करोड़ की स्कीम्स बना रखी है कि कैसे भी करके न्यूट्री सीरियल्स की यील्ड और प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सके। तो न्यूट्री सीरियल्स चाहे कैसी भी लोकल टॉपोग्राफी हो, टॉपोग्राफी का मैंने आपको बताया कि चाहे पहाड़ हो चाहे फिर आदिवासी इलाका हो, कहीं पर भी इजीली आराम से ग्रो कर सकते हो। नेचुरल रिसोर्सेज को ज़्यादा एक्सप्लॉइट ना करना पड़े, फार्मर्स को एनकरेज करे, इनके लिए 600 करोड़ रुपए की स्कीम्स चल रही हैं डिफरेंट। और इंडिया में आप देखोगे लगभग 127 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं। उन 127 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में वहाँ की क्लाइमेट के हिसाब से ये न्यूट्री सीरियल्स का अगर प्रोडक्शन होता है तो किसानों को भी ज़्यादा हार्डशिप का सामना नहीं करना पड़ता। इसी तरीके से इन न्यूट्री सीरियल्स के प्रोडक्शन को सपोर्ट करने के लिए फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी लगातार काम कर रहे हैं अपने लेवल पे। फाइनली जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है वो भी इस चीज़ के लिए काम कर रही है कि एक इंटरसेक्शन क्रिएट किया जाए कि कैसे भी करके जो डाइटरी हैबिट है, डाइटरी डाइवर्सिटी और क्रॉप डाइवर्सिटी, इन दोनों के बीच में एक इंटरलिंक क्रिएट किया जाए। क्योंकि अल्टीमेटली टारगेट क्या है? 2 टारगेट, एक तो किसानों की वेलफेयर और एक कंज्यूमर्स की वेलफेयर। तो किसानों की वेलफेयर तो अपने आप हो ही जाएगी जब आप क्लाइमेट की सिचुएशन को देख करके वहाँ पर अलग अलग जो क्रॉप्स हैं वो प्रोड्यूस करोगे। और डाइटरी सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जब न्यूट्री सीरियल्स खाएंगे, बच्चे खाएंगे, माताएँ खाएंगी, तो उनमें जो भी कमियां रहती हैं, आज आयरन की प्रॉब्लम है, जिंक की प्रॉब्लम है, कैल्शियम की कमी है, वो सारी कमियां ये जब एक पैकेज में मिल रही है तो इसको भी कहीं ना कहीं इंटीग्रेट या इंटरलिंक करने में सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अच्छे से काम कर रही है। तो गवर्नमेंट ने एक एजेंडा अपना सेट कर रखा है कि कैसे भी करके माल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया बनाना है और फार्मर्स की इनकम को डबल करना है। तो इस तरीके से न्यूट्री सीरियल्स के प्रोडक्शन को और कंजम्पशन को प्रमोट करने के लिए लगातार कोशिशें हो रही हैं और ये लगातार होती रहनी चाहिए। और आपको मैं एडवाइस भी करता हूँ, आप भी जो ये डिफरेंट वैरायटी चावल और गेहूं के अलावा और चीज़ें भी खाया करो, समझ गए? जो ये न्यूट्री सीरियल्स जिनको हम कंसिडर करते हैं अपनी क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं कि आप जम्मू कश्मीर में रह रहे हो फिर बाजरा खाओ, शायद हो सकता है मुश्किल हो। बाकी आपकी जो अलाउ करती है ना आपकी क्लाइमेट, वो चीज़ें आप ज़रूर खाया करो। एटलीस्ट आप तो खाओ, आपको तो पता है ना। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर में भी अगर हमारी खुद की क्लाइमेट जो अलाउ करती है वही चीज़ें अगर प्रोड्यूस करेंगे तो बाहर से हमें फर्टिलाइज़र नहीं लाने की पड़ेगी ज़रूरत। जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन पेज पे बताया था ना, यूरिया का क्या सीन है। तो यूरिया, डीएपी, ये फर्टिलाइज़र लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी जब हमारी क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही हम ऑलरेडी करेंगे। क्योंकि आप देख सकते हो ग्रीन रेवोल्यूशन पहले क्या है और अब तो भाई ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से एक्सेस में फूड प्रोडक्शन हो रहा है और रही सही में वो बीमारी का कारण और बन रहा है वो, ठीक है। तो वहाँ पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आप देख सकते हो कि जन आंदोलन चल चुका है, उसमें हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन चीज़ों को प्रमोट करने के लिए, जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट भी अच्छी कंडीशन में रहेगा, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी आएगी, लोगों की हेल्थ भी अच्छी होगी, ठीक है। डिस्कशन यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।